एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद आपको लगेगा कि कोई और क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री को मैं इस तरह से इतने फैक्ट्स मैं कलेक्ट करके लाया हूँ कि कोई भी PYQs आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हिस्ट्री यानी इतिहास को जनरली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न है, ये जो विभाजन किया गया है, ये सबसे पहले किसने किया था? ये किसके माइंड का ये उपज है? तो एक जर्मन इतिहासकार हुए जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक है, जर्मन इतिहासकार यानी हिस्टोरियन, उन्होंने ये त्रिभागीय विभाजन दिया था, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उनका नाम नोट कर लेंगे, क्रिस्टोफ सेलेरियस। क्रिस्टोफ सेलेरियस, ठीक है। इन्होंने ये त्रिभागीय विभाजन दिया 1638 से 1707, इनका टाइम पीरियड था। जर्मन थे, ठीक है, जर्मनी के थे। और जब प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो इसका समय काल यानी इसका जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक है, तो इसको माना जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरू से लेकर एक राजा हुए हर्षा, उनके मृत्यु तक, यानी प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी में ही हर्षा की मृत्यु हुई थी, तो इसको बोल सकते हैं शुरुआत से, यानी बिगिनिंग से डेथ ऑफ हर्षा। ठीक है, इनका मृत्यु हुआ था 647 AD में। किनका? हर्षा का। आगे पढ़ेंगे हम लोग हर्ष कौन थे, एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कब से कब तक। फिर आते हैं मध्यकालीन इतिहास। इसका टाइम पीरियड 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जब हर्षा की मृत्यु हुई उसके बाद 18वीं शताब्दी, यानी जब अंग्रेज का शासन शुरू हुआ। अंग्रेज का शासन शुरू हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मध्यकालीन इतिहास को हम लोग समझ सकते हैं कब से कब तक? 647 AD से 1757 AD। देखिए, 1757 AD में ही होता है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, समझ गए? तो ये मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद आता है मॉडर्न इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास। ये 18वीं शताब्दी से लेकर अभी वर्तमान तक, तो अभी तक इसको रखा गया है आधुनिक इतिहास में, मतलब 1757 से आज तक का। हालांकि इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, 3 ही इम्पोर्टेंट है। एक आधुनिक इतिहास, फिर एक उत्तर आधुनिक इतिहास, उसको 1990 तक रखा गया है। ठीक है, 1757 से 1990 ग्लोबलाइजेशन तक, जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1990 में, वैश्वीकरण, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली हम इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राचीन इतिहास शुरुआत से लेकर 7वीं शताब्दी यानी हर्षा की मृत्यु तक, ठीक है, 647 AD। मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, यानी 647 AD से लेकर 1757 AD, प्लासी का युद्ध तक। ठीक है, और आधुनिक इतिहास, इसका समय काल है 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक, यानी प्लासी का युद्ध के बाद से लेकर अभी तक, क्योंकि अंग्रेज़ हावी हो गए थे। उसके बाद अंग्रेज़ अपना यहाँ पे शासन चलाने लगे थे। प्लासी का युद्ध के बाद पूरा कंट्रोल हो गया था भारतवर्ष में। और जब मैं जो अभी आपको बता रहा था AC AD, और एक टर्म BC भी आएगा, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में, अगर आपको पता होगा तो।
तो ये बीसी और एडी को समझ लेते हैं, ठीक है। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। अच्छा, ये दोनों होता क्या है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, और एडी को ही सी बोलते हैं, कॉमन एरा। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, जैसे क्राइस्ट का, तो वहाँ से हम लोग इसको जीरो मानते हैं, उस ईयर को क्या मानते हैं, जीरो। वहाँ से काउंटडाउन शुरू हो गया, 1 2 3 4, और आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 2025, और कुछ ही दिनों के बाद 2026 आने वाला है। तो उसके पहले के पीरियड को, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले के समय को हम लोग बीसी से डिनोट करते हैं, मतलब बीसी से उसको दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए उससे 50 साल पहले कुछ घटना घटा तो 50 बीसी, उससे 100 साल पहले कोई घटना घटा तो 100 बीसी, 800 साल पहले कोई घटना घटा तो 800 बीसी, 900 साल पहले कोई घटना घटा तो 900 बीसी, 1000 साल पहले कोई घटना घटा तो 1000 बीसी। तो एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बीसी घटेगा, ठीक है। मतलब 1000 बीसी पहले आया, 1000 बीसी पहले आया, बाद में आया आपका 800 बीसी। लेकिन एडी में क्या होता है, जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 पहले आएगा और 2050 बाद में आएगा, समझ गए। लेकिन बीसी में उल्टा होता है, नंबर बड़ा जो रहता है वो पहले आता है, बड़ा नंबर, लार्जर नंबर पहले आता है बीसी में, और स्मॉलर नंबर बाद में आता है, ठीक है, किस में, बीसी में। तो ये ध्यान रखिएगा, समय जब आगे बढ़ता है तो बीसी में घटता है, क्या होता है, बीसी में घटता है, यानी ईसा पूर्व में घटता है जब समय आगे बढ़ता है तो ठीक है, क्लियर है। समय आगे बढ़ेगा तो बीसी में घटेगा, और एडी में समय आगे बढ़ेगा तो ईयर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। शताब्दी समझ लेते हैं, शताब्दी क्या होता है, 100 वर्ष, मतलब 100 वर्ष के समय को हम लोग शताब्दी कहते हैं, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। अगर 8वीं शताब्दी की बात करें, 8वीं शताब्दी यानी 700 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व, देखिए 8वीं, जैसे मैं बात करूं 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या, 19वां चल रहा है, 19वां चल रहा है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, और आपने एक चक्कर दौड़ लिया, ठीक है, अब फिर से दूसरी बार दौड़ना शुरू किए, यहाँ से दूसरी बार दौड़ना शुरू किए, तो क्या बोलेंगे, दूसरा चक्कर चल रहा है। हाँ, तो सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए, 8वीं शताब्दी यानी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 700 ईसा पूर्व और 800 के बीच में, ठीक है। अभी एक कंप्लीट हुआ, दूसरा चल रहा है, दूसरा अभी कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक है, मतलब 8वीं में 800 आया नहीं अभी, क्लियर है, समझ गया ना। तीसरवीं शताब्दी ईस्वी यानी तीसरवीं, मतलब दूसरा कंप्लीट हो गया, अब तीसरा की ओर हम लोग चल रहे हैं, मतलब 200 से 300 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी यानी 1700 ईस्वी से लेकर 18वीं ईस्वी तक, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। शताब्दी समझ गए, सेंचुरी। अब जैसे मैं बात करूँगा कि 19th सेंचुरी यानी 19th कंप्लीट हो गया है, हम लोग 20th की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी, 19th सेंचुरी मतलब ये हो गया कि 18th कंप्लीट हो गया है, हम लोग 19th की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब 1801 से लेकर 1899 तक हो जाएगा आपका 19th सेंचुरी, ठीक है। सिमिलरली 20th सेंचुरी यानी आपका 19th
कंप्लीट हो गया है, 20th की ओर बढ़ रहे हैं, 1901 से लेकर 1999 तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, लगभग 4.5 अरब साल इसकी आयु हो रही है। कितनी? 4.5 बिलियन ईयर्स हो रहा है अर्थ की एज। तो अर्थ का एज जो है, मतलब अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो इसको 4 स्टेजेस में हम लोग रखते हैं। अर्थ में जितने भी चेंजेस आए उसको 4 अवस्था में रखते हैं। तो जो क्वाटरनी स्टेज है, यानी जीवन की चतुर्थक अवस्था है, ठीक है, यह जो है 2.58 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। कितने साल पहले? 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ये शुरू हुआ था। क्या? जीवन की चतुर्थक अवस्था, यानी क्वाटरनरी स्टेज, ठीक है। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं क्वाटरनरी स्टेज को। एक होता है प्लेस्टोसिन, एक होता है होलोसिन। क्वाटरनरी स्टेज यानी चतुर्थक अवस्था को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक प्लेस्टोसिन हो गया, एक होलोसिन हो गया। प्लेस्टोसिन यानी हिमयुग, आइस एज, इसी को हम लोग बोलते हैं आइस एज, प्लेस्टोसिन को। और होलोसिन मतलब आइस एज के बाद, हिमयुग के बाद, ठीक है। ये और पिलियोलिथिक पीपल प्लेस्टोसिन में ही रहते थे। जो पिलियोलिथिक मानव थे, पिलियोलिथिक क्या होता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिलियोलिथिक मतलब होता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पीरियड के लोग प्लेस्टोसीन यानी आइस एज में रहा करते थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतिहास के बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है? इतिहास के बारे में हम लोग को पता कैसे चलता है? तो इसका 2 सोर्सेस है, 2 स्रोत है। एक हो गया आपका पुरातत्व, ठीक है, आर्कियोलॉजी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी जो हमें खुदाई से मिलता है, अवशेष जो मिले हैं पहले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप वो घर चले गए जहाँ पे आपके दादा के दादा रहते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो रहते होंगे। उस घर को अब आप लोग छोड़ चुके हैं, आप नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वहाँ की जब साफ़ सफाई करिएगा, वहाँ की खुदाई करिएगा, तो बहुत सारे आपको वस्तु मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। उससे पता चलेगा कि दादाजी किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। उनका लाइफ स्टाइल क्या था, वो क्या खेलते थे, क्या खाते थे, पीते थे, कैसे रहते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, ये सारा कुछ का अवशेष आपको उस घर में मिल सकता है, दादाजी के घर में, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे हम लोग जब खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ मिलता है हमें। उससे पता करते हैं कि ये किस टाइम पीरियड का है और वहाँ का लोगों का जीवन किस तरह से था। तो जो आर्कियोलॉजी मतलब हो गया जो खुदाई से हम प्राप्त करते हैं। और इतिहास हो गया आपका, यानी जो लिखित टेक्स्ट मिले हैं हमको, ठीक है, लिखित जो पुस्तकें मिली हैं, उससे ही पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से रहते थे, किस टाइम में ये लिखा गया है। तो 2 स्रोत हैं इतिहास को जानने की। एक हो गया आपका आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, दूसरा हो गया इतिहास, ठीक है। अब देखिए, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से, इसमें तो आपको कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। पुरातत्व से जो मिला उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ खुदाई के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो पुरातत्व से हमें चीज़ें मिली है, तो उसको हम लोग 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका पाषाण काल, ताम्र युग, और तीसरा हो गया कांस्य युग। मतलब पुरातत्व यानी खुदाई से जो डेटा हमें मिला, उससे उस पीरियड को हम लोग 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल, ताम्र युग और कांस्य युग। ये जो डिवीज़न है, इसको देने वाले थे, अचानक से तो ये डिसाइड नहीं कर दिया गया कि एक पाषाण काल होगा, इतना से इतना पीरियड, फिर ताम्र युग होगा, फिर कांस्य युग होगा। ये है एक हिस्टोरियन सीजे थॉमसन, ठीक है, सीजे
थॉमसन, उनके दिमाग की ये उपज है, उन्होंने ये डिवीज़न दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाषाण काल जब पत्थरों का यूज़ होता था, मतलब मानव से पत्थरों का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ के लिए पत्थरों का यूज़ करते थे, तो उसे पाषाण काल में रखा गया। ताम्र युग, जब तांबे की खोज की गई, मनुष्य जो है तांबा का भी प्रयोग शुरू कर दिया, तो ताम्र युग आ गया, ठीक है। एक चीज़ नोट करेंगे कि तांबा वो पहला मेटल धातु है जिसका प्रयोग मानव ने किया था। उसके बाद जब कांसा बनाना शुरू कर लिया तो उसे कांस्य युग कहा जाने लगा, कांसे का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अब देखिए जो पाषाण काल है और ताम्र युग है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। यानी इसमें कोई भी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्ट्री, इसमें जो है कोई भी लिखित अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। शैल चित्र मिले हैं, गुफाओं में चित्र बनाया गया था, लेकिन लिखा हुआ कोई टेक्स्ट हमें नहीं मिला है। किसमें? पाषाण काल और ताम्र युग में। और कांस्य युग को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्ट्री, यानी इसमें लिखित टेक्स्ट मिले हैं, लिखित अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक इसको समझा जा नहीं सका है, कोई भी इसको डेसिफर नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको रखा गया है प्रोटो हिस्ट्री में। इसमें आपका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता IBC, ठीक है, और ताम्र पाषाण काल का कुछ काल, लास्ट वाला उत्तर ताम्र पाषाण काल भी बोल सकते हैं। तो पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पिलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, स्टोन एज बोलेंगे। फिर उसी के उसको और कैटेगराइज करेंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे उसको पिलियोलिथिक एज। और ताम्र युग को बोलेंगे हम लोग कॉपर एज, ठीक है। और कांस्य युग को बोलेंगे ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पाषाण युग यानी स्टोन एज, इसको हम लोग फिर विभाजित करते हैं 3 कालखंड में। एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल में इसको विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं पिलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पिलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं मीज़ोलिथिक। और नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। देखिए इसका जो टाइम पीरियड है, समय काल है, इसमें बहुत विवाद है। जैसे इस नोट्स में आपको दिख रहा है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। वहीं लुसेंट में आपको दिया हुआ है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है। मध्य पाषाण काल यानी मीज़ोलिथिक पीरियड को रखा गया है 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक, लेकिन SSC ने 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व इसको माना है। तो इसको भी ध्यान देंगे। कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा 7,000 से 3,000 BC। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि ऐसा कोई भी चीज़ जब शुरू होता है और ख़त्म होता है तो अचानक से नहीं ना होता है, धीरे धीरे धीरे। जैसे आपको जवान बोलना कब शुरू कहा गया कि आप जवान हो गए हैं? आपको बच्चा कब तक कहा जाता है?
एक 1 साल का बच्चा उसको भी बच्चा बोला जाता है, ठीक है। जो 5 साल का उसको भी बच्चा बोला जाता है। तो एक उसका कोई मतलब एक तरह से परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कब से वो शुरू हुआ। एक लमसम, एक अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक हुआ होगा, ठीक है। तो जो एसएससी मान रही है, अगर एसएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा 12,000 से 10,000। वैसे लूसेंट में भी दिया हुआ है 12,000 से 10,000 मीज़ोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल यानी पिलियोलिथिक 20 लाख से 12,000। और नियोलिथिक का समय काल है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आखिर डिवीज़न का कारण क्या था, क्यों हमने डिवाइड कर दिया भाई पाषाण युग को 3 कालखंड में। एक हो गया आपका पूरा पाषाण यानी पिलियोलिथिक, जो कि 20 लाख से 12,000 या फिर 5 लाख से 10,000, और मेज़ोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, जिसको एसएससी मानता है 12,000 से 10,000। कहीं कहीं आपको 9,000 से 7,000 मिलेगा, कहीं कहीं 7,000 से 3,000 मिलेगा। बस ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नवपाषाण यानी नियोलिथिक, इसका टाइम पीरियड है 7,000 से 1,000। अगर ये डिवीज़न करने का कारण क्या है, एक्चुअली पाषाण युग यानी पत्थरों का यूज़ होता था। तो पत्थर पहले बड़े बड़े यूज़ किए जाते थे, ठीक है। फिर उसका आकार छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ और नुकीला हुआ, पॉलिश्ड हुआ। तो पत्थरों के आकार के और पत्थरों के यूज़ के अकॉर्डिंग इसका डिवीज़न किया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल में क्या क्या यूज़ किया जाता था। पूरा पाषाण काल में आपका यूज़ किया जाता था हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, क्लीवर मतलब वो काटने वाला जो होता है ना, नुकीला, एक चॉपर भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह का पत्थर यूज़ किया जाता था। एक हो गया हैंड एक्स हस्त कुठार, लकड़ी में पत्थर को बांध कर एक कुल्हाड़ी जैसा यूज़ किया जाता था। क्लेवर यूज़ किया जाता था। क्लेवर मतलब होता है एक चौड़ा सा होता है धार वाला, चौड़ा धार वाला जो पत्थर होता है। चॉपर मतलब काटने वाला। और मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा औजार किया हुआ नुकीला हो गया, पॉइंट्स पॉइंट्स यूज़ किया जाने लगा। बोरर, ठीक है, ये नुकीले हैं। छेद, बोरर मतलब होता है छेदक, पॉइंट्स मतलब होता है नुकीले औजार, ठीक है। और स्क्रैपर यानी खुरचनी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पत्थर का शेप और उसके यूज़ के अकॉर्डिंग पाषाण युग यानी स्टोन एज को 3 कालखंड में डिवाइड किया गया है। और नवपाषाण काल में ब्यूरिन्स का यूज़ किया जाने लगा। ये भी थोड़ा पॉलिश्ड और नुकीला हथियार होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर पूरा पाषाण काल को हम लोग फिर 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पिलियोलिथिक एज, ठीक है। पूरा पाषाण काल यानी पिलियोलिथिक एज, ठीक है। तो पिलियोलिथिक को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला हो गया पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्व को बोलते हैं लोअर या अर्ली पिलियोलिथिक, ठीक है। लोअर या अर्ली पिलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं मिडिल मिडिल पिलियोलिथिक। उत्तर पाषाण काल को हम लोग बोलते हैं अपर अपर पिलियोलिथिक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई ये पिलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल के बारे में पता कैसे चला। हालांकि इस नोट्स में नहीं दिया हुआ है, मैं ये फैक्ट ऐड करूँगा कि कैसे पता चला। तो एक व्यक्ति वे, एक आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ शास्त्री हुए, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे, कहीं भी इनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं भाई।
रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में, ठीक है, इन्होंने पता लगाया था भारत में किसके बारे में, पीलियोलिथिक एज के बारे में। इन्होंने ही खुदाई शुरू करवाया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट, कब, 1863 में, ठीक है। मतलब इनके प्रयास से ही पता चला किसके बारे में, लोअर या अर्ली पूरा पाषाण काल के बारे में, यानी पीलियोलिथिक एज के बारे में। तो नाम ध्यान में रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 के एक्सकेवेशन यानी खुदाई के दौरान इन्हें पीलियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं यानी हथियार हैं वो मिले थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो सबसे पहले चलिए लोअर या अर्ली पीलियोलिथिक काल के बारे में जानते हैं। इसका समय काल है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 5 लाख से 50,000, हालांकि लूसेंट में कितना दिया हुआ है भाई, 20 लाख, 20 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। यह हिमयुग यानी आइस एज के दौरान का समय था, पूर्व पाषाण काल। और जो साइट्स मिले हैं जैसे सोहन वैली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये पंजाब में है, और पंजाब इंडिया वाला पंजाब नहीं है, यह है आपका पाकिस्तान वाला पंजाब है, समझ गए ना। सोहन घाटी, सोहन वैली, यह है आपका अर्ली पीलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल का एक साइट है, स्थल है, सोहन घाटी। ये पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से, सोहन घाटी से ही मिला था चॉपिंग टूल्स। क्या मिला था, चॉपर यानी वो काटने वाला हथियार मिला था, ठीक है। उसके बाद है आपका बेलन घाटी यूपी में है, गुफाएं चट्टानों की खोज की गई थी। फिर डिडवाना है राजस्थान में, हुनासगी है या हुंगशी है कर्नाटक में, पहलगांव कश्मीर में, अभी यहीं पे अटैक हुआ था ना पहलगांव, पटने महाराष्ट्र में। ये पटने बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे शुतुरमुर्ग के साक्ष्य पहली बार मिला था, कहाँ पे, पटने महाराष्ट्र में। तो साइट्स आप ध्यान में रखेंगे, पूरा पाषाण काल यानी अर्ली पीलियोलिथिक एज के साइट्स हैं सोहन वैली, सोहन घाटी, बेलन घाटी, डिडवाना, हुंसगी, पहलगांव और पटने, ये सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो अर्ली पीलियोलिथिक पीपुल थे, पूरा पाषाण काल के लोग थे, वो शिकार करते थे और मनोरंजन का साधन भी इनका हंटिंग ही था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, मिडिल पीलियोलिथिक एज में। देखिए इसका टाइम पीरियड 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व रखा गया है। इसमें फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। फ्लेक मतलब होता है कि पत्थर को घिस घिस के उसको काट के नुकीला बनाया जाता था। यहाँ भी लोग शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। अतिरपक्कम ये साइट है मिडिल पूरा पाषाण काल का साइट क्या है, अतिरपक्कम, ठीक है, पूरा पाषाणकालीन स्थल है अतिरपक्कम। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपर पीलियोलिथिक यानी उत्तर पूरा पाषाण काल में। इसका टाइम पीरियड यानी समय काल है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या हुआ कि प्लेस्टोसीन जो था ना उसका अंतिम चरण हुआ। मैंने बताया था ना अर्थ का 4 स्टेज है, जिसका आखिरी था चतुर्थक अवस्था यानी क्वाटरनरी स्टेज, अभी मैंने आपको बताया था। तो उसका लास्ट फेज था प्लेस्टोसीन का। फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था क्वाटरनरी स्टेज को, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। क्वाटरनरी स्टेज को फिर फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना,
प्लेस्टोसीन और होलोसीन में। तो ये जो है आखिरी स्टेज था किसका, प्लेस्टोसीन का, प्लेस्टोसीन। यहीं पे होमोसेपियंस यानी आधुनिक मनुष्य का काल शुरू होता है। फ्लिंट स्टोन का यूज़ शुरू होने लगा, चकमक पत्थर का उपयोग यहाँ से देखा जा सकता है। भीमबेटका इसका स्थल है, मध्य प्रदेश, इनाम गांव, नेवादा, डिडवाना, ये सब आपके साइट्स हैं किसके, अपर पिलियोलिथिक यानी उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पिलियोलिथिक के साइट्स हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है, इनाम गांव, नेवादा भी महाराष्ट्र में है, डिडवाना जो कि राजस्थान में है। तो एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि डिडवाना जो है अर्ली पिलियोलिथिक में भी था और लेटर पिलियोलिथिक में भी, मतलब दोनों टाइम पीरियड के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। कहाँ से, डिडवाना से। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनका खोज करता थे वीएस वाकंकर। ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, वीएस वाकंकर, विष्णु श्रीधर वाकंकर, इन्होंने ही भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो भीमबेटका की गुफाओं का खोज किसने किया था, वीएस वाकंकर, विष्णु श्रीधर वाकंकर ने। ये भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। कब किया था, 1957 में किया था। ठीक है, और एक चीज़ ये जो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है ये भी आप जान लीजिए, रैजन डिस्ट्रिक्ट में। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रैजन ज़िले में है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 2003 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। किसको, भीमबेटका को। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, भीमबेटका के बारे में खोज किया गया था 1957 में, किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकंकर के द्वारा। ये मध्य प्रदेश के रैजन ज़िले में है और 2003 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। थोड़ा सा मनुष्य का विकास समझ लेते हैं। देखिए, मनुष्य जो है अभी जिस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं इस तरह से हम लोग पहले, हमारे पूर्वज चल नहीं पाते थे, मतलब सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, पहले झुक के रहा करते थे, बंदर जैसा रहा करते थे। तो उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, उसको हम लोग ये छः स्टेजेस में मानते हैं, ऐसा विज्ञान का मानना है। तो पहले थे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यानी कमर झुका हुआ था। ठीक है, हाथ के बल चला करते थे। फिर होमो हैबिलस, थोड़ा सीधा होना शुरू हुए। फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस, फिर होमो सेपियंस जो अभी हम लोग हैं, करंट जो इवॉल्व होके हुए हैं वो है होमो सेपियंस। हम लोग होमो सेपियंस के स्टेज में हैं। ठीक है, तो ये मानव का विकास इस तरह से हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक अवशेष मिला है। ठीक है, नर्मदा नदी के पास मध्य प्रदेश के हथनोरा में एक खोपड़ी मिली है जो हमारे खोपड़ी जैसी नहीं है, हमारा जो स्कल है उस प्रकार से नहीं है। ये होमो इरेक्टस का स्कल, किसका, होमो इरेक्टस का, जो तीसरा स्टेज था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। इसकी खोपड़ी हमें कहाँ से मिली है, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के हथनोरा डिस्ट्रिक्ट में मिला है। ठीक है, आर्चीबाल्ड कैंपबेल। ठीक है, आर्चीबाल्ड कैंपबेल, ये जो नाम है ना ये थोड़ा सा डिफ़र करता है कई बुक्स में, कहीं कहीं पे दिया गया है, आप नोट करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरा क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स को एकदम खंगाल गया हूँ। कहीं कहीं ACL कर्लाइल बोला गया है। ठीक है, इन्होंने जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शैल चित्रों की पहचान या खोज की थी। ठीक है, शैल चित्र
यानी स्टोन में जो आर्ट कलाकारी की गई थी उसकी खोज करने वाले थे। हालांकि इस नोट्स में दिया है आर्चिबाल्ड कैम्पबेल, लेकिन एसीएल कर्लाइल भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसीएल कर्लाइल इन्होंने खोज किया था। और मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, ठीक है, उसके बारे में जानकारी इन्होंने दिया था। किसने? एसीएल कर्लाइल ने। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने पीलियोलिथिक पूरा पढ़ लिया, यानी पूरा पाषाण काल। इसको तीन भागों में बांटे हम लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर अब आते हैं हम लोग मेसोलिथिक काल, यानी मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 9000 से 7000 ईसा पूर्व है। हालांकि ये लूसेंट में और एसएससी इसको 12000 से 10000 बीसी यानी ईसा पूर्व मानता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पत्थर का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया और नुकीला हो गया मध्य पाषाण काल में, ठीक। ये एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड था, संक्रमणकालीन समय था। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी और चरवाहे थे। हाँ, अब क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन यहाँ से शुरू हो जाता है भाई। पहले लोग शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, पशुओं का पालना नहीं सीखे थे। अब 12000 से 10000 के बीच में या 9000 से 7000 के बीच में जो मेसोलिथिक काल है यानी मध्य पाषाण काल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पशुओं का पालना शुरू किया गया, ठीक है। और एक फैक्ट मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि इसका एविडेंस कहाँ मिला। सबसे पहले एविडेंस कि पशुओं का पालना शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में, ये एविडेंस कहाँ से मिला? ये मिला आपको आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ से मिला। और एक जगह है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा का बगौर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है कहाँ से शुरू होता है? आदमगढ़ और बगौर से शुरू होता है, ठीक। और मेसोलिथिक जो काल है यानी मध्य पाषाण काल है, इसके बारे में पता करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एसीएल कर्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने शैल चित्रों का खोज किया था। ये स्थल दिए हुए हैं, भौगोलिक स्थल वितरण लिख दिया है भाई। वितरण ये साइट्स है, यहाँ पे अवशेष मिले हैं मध्य पाषाण काल के यानी मेसोलिथिक पीरियड के। लंगनाज हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, महसाना गुजरात में है, ठीक है। भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश, अभी मैंने बताया यहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ। चौपानी मांड उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी के पास। बागौर राजस्थान में है, ये भी मैं बता चुका हूँ। संगनकल्लू कर्नाटक में है। तूतीकोरिन दक्षिण तमिलनाडु में है। ये सब साइट्स हैं मध्य पाषाण काल के। इसको माइक्रोलिथ पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना सीख गए थे। मनुष्य जो है छोटा छोटा पत्थर का यूज़ करना सीख गया था। पहले बड़ा बड़ा पत्थर यूज़ करता था, अब उसको धार करके यूज़ करने लगा। इसलिए इस पीरियड को ध्यान रखेंगे, माइक्रोलिथ पीरियड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ पीरियड, मध्य पाषाण काल को, यानी मेसोलिथिक पीरियड को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नव पाषाण काल में। इसका टाइम पीरियड है 7000 से 1000, ठीक है, या फिर 10000 से 1000 ईसा पूर्व। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, नव पाषाण काल में आपको क्या याद रखना है। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ से मनुष्य जो है एग्रीकल्चर यानी खेती करना सीख गया, ठीक है। ये चीज़ देख, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में डोमेस्टिकेशन यानी पशुओं का पालना सीख गया था। अब यहाँ से एग्रीकल्चर शुरू होगा। यहाँ से क्या शुरू होगा? एग्रीकल्चर। और पत्थर जो थोड़ा पॉलिश करके यूज़ करता था, पॉलिश्ड पत्थर, चमकदार पत्थर यूज़ करता था ये। अब देखो कृषि कर रहा है तो अब इसको खाना ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, खाना तो ये खुद उगा रहा है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी चाहिए, ताकि
जो अन्न ये उगा रहा है उसको ये रख सके। इसीलिए यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाना भी ये सीख रहा था। किस तरह के डोरी कोड से प्रभावित मिट्टी के उपयोग किया गया। मतलब देखो, मिट्टी का बर्तन बना लिया, उसमें रस्सी को घुमा घुमा के उसमें निशान बना देता था, मतलब एक डिज़ाइन की तरह से। तो मिट्टी का बर्तन यहाँ से शुरू हुआ। कला, भीमबेटका, मानव, पक्षियों और जानवरों के शैल चित्र। भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, अभी मैंने बताया था वी एस वागंकर ने खोज किया था। कब किया था? 1957-58 में किया था। 2003 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में उसको शामिल किया गया था। तो भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कला भी यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, कृषि का सबसे पहले अवशेष कहाँ मिला? देखिए, डेटा के अकॉर्डिंग मेहरगढ़ में मिला है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है उससे पता चलता है कि इसका जो कृषि का एविडेंस है, ठीक है, अवशेष है, सबसे पहले लहुर देवा में मिला। कहाँ पे? लहुर देवा में मिला, ये ध्यान रखेंगे। मेहरगढ़ हालांकि इस नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे अभी लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कृषि का साइट मिला है वो कहाँ से मिला है? लहुर देवा से मिला है, जो कि आपका यूपी में है, संत कबीर डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। चलिए देखिए, कौन कौन से अनाज उगाया करता था। हालांकि देखो, अनाज उगाना ये सीखा कैसे? जिस तरह घास फूस उगता है ना, उसी तरह से ये अनाज उग गए थे कहीं कहीं, विड्स की तरह, ठीक है, अपने आप उगे थे। फिर उसको इन्होंने, जो नियोलिथिक यानी नवपाषाण के लोग हैं, उन्होंने उसको खाया, अच्छा लगा वो उनको, ठीक है। फिर उनके दानों से फिर से उगाना शुरू किया। तो कौन कौन से अनाज ये उगाते थे? तो ये उगाते थे गेहूँ, जौ, कपास जैसी फसलें। एक सेकंड भाई, कपास का तो प्रयोग ये नहीं करते थे। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, कपास को आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है। कपास नियोलिथिक एज में यूज़ नहीं किया जाता था, हो भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर में रखिएगा। सबसे पहला जो ग्रेन यानी अनाज यूज़ किया गया वो था बार्ली, ये ध्यान देंगे। बार्ली का प्रयोग सबसे पहले किया नियोलिथिक एज के लोगों ने। फिर गेहूँ यानी वीट, टोटल 8 प्रकार के अनाजों का प्रयोग इन्होंने किया। फिर मेज़ यानी मक्कई। फिर आपका हो गया मिलेट। फिर मस्टर्ड यानी सरसों। फिर राइस और ओट और राइस यानी चावल। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सारे फसल थे जो नियोलिथिक यानी नवपाषाण के लोग यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। चलिए इनके स्थल देख लेते हैं कि ये साइट्स कहाँ कहाँ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल में लोग यहाँ पे रहते थे। बुर्जा होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ पे घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता कहाँ था? बुर्जा होम। झील के किनारे गड्ढों में रहते थे लोग बुर्जा होम में। फिर गुप्तकराल, ठीक है, इसे कुम्हारों की गुफा कहा जाता था गुप्तकराल को। ये भी श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, मतलब श्रीनगर के आसपास ये दोनों हैं, बुर्जा होम और गुप्तकराल। कृषि और पशुपालन का अभ्यास किया जाता था यहाँ पे गुप्तकराल में। अब देखिए बिहार में भी अवशेष मिला है चिरांद में। यह हड्डी से बने औजार पाए गए हैं, बिहार के चिरांद में हड्डी से बने औजार पाए गए हैं। फिर कर्नाटक में साइट्स हैं संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलियल, हल्लूर, यहाँ पे बाजरा की खेती, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साइट है कोल्डीवा, यहाँ पे चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं कोल्डीवा में, उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में। और आंध्र प्रदेश में साइट्स हैं भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी के आसपास, बूढ़ीहाल, उतनूर,
सबसे प्राचीन स्थल उतनूर, ठीक है। सबसे नागार्जुन कोंडा, ये सब कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कावेरी। बेलन घाटी में कोल्डिवा और महागड़ा, 7000 ईसा पूर्व चावल की खेती शुरू हुई, ठीक है। मेघालय में गारो की पहाड़ी, और असम में ध्यान दीजिएगा दाउजली हेडिंग, असम में साइट है दाउजली हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेडाइट पत्थर पाया गया। देखिए जेडाइट पत्थर इस प्रकार का होता है, चमकीला होता है, ठीक। ये सेल्ट हो गया और ये जेडाइट पत्थर हो गया, इस तरह का छोटे छोटे चमकीले, ठीक है। और एक सिटी है तुर्की देश में, कटल हयुक। ये प्रोटो शहर है। प्रोटो शहर मतलब जो लिखित अवशेष मिले हैं लेकिन उसको अभी तक डिशिफर नहीं किया गया, मतलब उसको इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है। तो ये कटल हयुक क्या है? तुर्की में है, तुर्की देश में। ये प्रोटो सिटी है यानी प्रोटो शहर है, समझ गए। एक बार फिर से इनके साइट्स को देख लेते हैं। तो साइट्स हो गए आपके बुरजाहोम, गुफकराल, ठीक है। बुरजाहोम जो कि आपका कश्मीर के आसपास है, 16 किलोमीटर पश्चिम में है इस श्रीनगर से। और गुफकराल, इसे कुम्हारों की गुफा कहा जाता है, और श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। कृषि और पशुपालन का अभ्यास किया जाता था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप न्यूलिथिक एज के बारे में सुने ना, नवपाषाण काल में, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, यहाँ कृषि शुरू हुआ था। और इम्पोर्टेंट स्थल हो गया आपका, दो चीज़ ध्यान रखेंगे, कोल्डी हवा और मेहरगढ़, मतलब ये चीज़ रटा होना चाहिए आपको। बाकी ये सब पॉइंट्स तो हैं ही, जैसे आपका बुरजाहोम हो गया, गुफकराल हो गया। फिर बिहार में चिरांद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हड्डी से बने औजार पाए गए बिहार के चिरांद में। कहाँ पे? बिहार के चिरांद में। फिर कर्नाटक में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहल, हल्लूर। हल्लूर में ध्यान दीजिएगा बाजरा की खेती। हल्लूर में क्या पाया गया? बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं, हल्लूर जो कि कर्नाटका में है। और यूपी में कोल्डी हवा एक साइट है जहाँ पे चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, कोल्डी हवा और मेहरगढ़, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जैसे ये 3 नदियां हैं, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, इसके आसपास की जो साइट्स हैं जैसे बूढ़ीहाल, उतनूर, ये सबसे प्राचीन स्थल है। नागार्जुन कोंडा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के साइट्स हैं, न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल के साइट्स, स्थल हैं। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कावेरी। बेलन घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से कोल्डी हुआ और महागड़ा जो कि चावल की खेती शुरू हुई। फिर गारो की पहाड़ी मेघालय, और असम में साइड से दाउजली हेडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जेडिएट, यहाँ से जेडाइट स्टोन यानी जेडाइट पत्थर मिला है, कहाँ से? दाउजली हेडिंग से। और कैटल ह्यूक एक प्रोटो सिटी है जो कि तुर्की में है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल जिसे हम लोग चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। चाल्को मतलब होता है तांबा, ताम्र, लिथिक मतलब होता है पत्थर, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मनुष्यों द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु क्या है? तांबा है, तांबा। तांबा का खोज सबसे पहले किया गया था मनुष्य द्वारा। इसका जो कालखंड है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, किसका? ताम्रपाषाण काल का। कब से कब तक? 3500 से 1000 तक। मैंने बताया था बीसी में जो है ना, समय घटता है, जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग समय घटता है, क्योंकि पहले का बात कर रहे हैं ना हम लोग, उससे पहले 3500 से 1000 ईसा पूर्व लोग ग्रामीण समुदायों में रहते थे, ठीक है, मतलब गांव में रहते थे। अच्छा, तांबे की खदानें कहाँ कहाँ थी? खेतरी का खदान राजस्थान में है, और मलाज खंड मध्य प्रदेश में। दो चीज़ ध्यान रखेंगे, खेतरी मलाज खंड, खेतरी मलाज खंड। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। मलाज खंड मध्य प्रदेश में। अच्छा, चाल्कोलिथिक साइट्स ये देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व राजस्थान,
आहार और गिलुंद। राजस्थान में कौन सा है? आहार और गिलुंद। बानस घाटी के पास राजस्थान में आहार और गिलुंद। गणेश्वर, यहाँ से मिला है ताम्र से बने औजार, गणेश्वर से। पूर्वी भारत, चिरांद, गंगा के किनारे, अभी बिहार की बात कर रहे थे ना, चिरांद वहीं से। बर्धमान ज़िला जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। मिदनापुर ज़िला, ये भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ से मिला है आपका ये चालकोलिथिक साइट्स के प्रमाण मिले हैं, यानी ताम्रपाषाण काल के एविडेंस मिले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा हो गया, नर्मदा नदी के किनारे, कायथा हो गया, एरन हो गया। और महाराष्ट्र से भी मिला है, पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोरवे, इसका एक संस्कृति भी है, जोरवे कल्चर। पावरा गोदावरी के किनारे, सावलदा तापी नदी के किनारे। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको विजिबल होगा, ये है चालकोलिथिक साइट्स। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया ज्ञानेश्वर, जोधपुर कल्चर, अहर कल्चर, क्याथा एंड मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। ठीक है, तो ये सब मेजर जो हैं आपके चालकोलिथिक साइट्स हैं, यानी ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं। ज्ञानेश्वर जोधपुर, अहर कल्चर, क्याथा एंड मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। जोरवे आपका महाराष्ट्र में देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान के आसपास है। अहर कल्चर, ज्ञानेश्वर जोधपुर, क्याथा भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुजरात में, गुजरात में नहीं, आपका ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में है क्याथा और मालवा कल्चर। तो ये सब मेजर मतलब मुख्य आपके चालकोलिथिक ताम्रपाषाण काल के स्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोरवे संस्कृति जो है, जोरवे कल्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके साइट्स देख लेते हैं हम लोग। इसे नेवासा, मतलब सारे महाराष्ट्र में जितने भी स्थल हैं ना, सारे महाराष्ट्र में, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदा टोली। ठीक है, नवदा टोली नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये सब जो साइट्स हैं, ये जोरवे कल्चर यानी जोरवे संस्कृति के अकॉर्डिंग आते हैं ये सब। ठीक है, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदा टोली। अब देखिए अंत्येष्टि प्रथा। अंत्येष्टि प्रथा, अरे भाई, मतलब दफनाने की प्रथा। ऐसा इंग्लिश से हार्ड तो हिंदी ही लग रहा है ना। ब्यूरियल हैबिट्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अंत्येष्टि प्रथा को? ब्यूरियल हैबिट्स। ठीक है, उन्होंने कलश दफनाने की प्रथा अपनाई, मतलब दफनाने के साथ साथ एक कलश भी दफनाया जाता था, कलश दफनाने की प्रथा अपनाई। घोड़ों और जलाए गए ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, घोड़ों और जलाए गए ईंटों के बारे में जानकारी नहीं थी इनको, ये चालकोलिथिक पीपल को। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए, क्योंकि न्यूलिथिक एज तो शुरू हो गया था 12,000 के आसपास। तो लोग खाना उगाना शुरू कर दिए थे, यानी फसल उगाना शुरू कर दिए थे, तो मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग शुरू हो गया था। तो काले और लाल रंग के बर्तन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, हमने देखा उसमें क्या था, मिट्टी के बर्तन किस तरह से था, मतलब कॉड इम्प्रेस था। मिट्टी के बर्तन न्यूलिथिक साइट्स में यानी नवपाषाण काल में कॉड इम्प्रेस था, यानी रस्सी से डिजाइन बनाया जाता था। अभी यहाँ पे देख रहे हैं चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल में कि काले और लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ पे? चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, गेरुआ रंग की मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग किया जाता था। काले और लाल और गेरुआ, ये 3 प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे। कौन? चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल के लोग। और नवपाषाण के लोग, नवपाषाण काल के लोग मतलब रस्सी से डिज़ाइन किया गया बर्तन का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया, आज पाषाण काल कंप्लीट कर लिया। फिर हमने ताम्रपाषाण काल भी कंप्लीट कर लिया, मतलब प्री हिस्ट्री जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, वो कंप्लीट कर लिया हमने। प्री हिस्ट्री मतलब कोई भी लेखन सामग्री नहीं मिला है, लिखित अवशेष नहीं मिला है, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री बोला जाता है, यानी
प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ, एकदम सारे फैक्ट्स खंगाल के लाता हूँ, एक बुक से नहीं। आप कोई भी बुक पढ़िए, इस क्लास से आपको सारे चीज़ जो है आपको मिलेगा, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, इसको हम लोग कैसे पता करते हैं? एक तो हो गया पूरा तत्व, कैसे? पूरा तत्व से। ठीक, एक हो गया इतिहास, जो आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है उससे। पूरा तत्व में क्या होता है कि एक्सकेवेशन से हमें पता चलता है स्टोन एज, यानी पाषाण काल, पाषाण काल के बारे में। फिर पता चलता है आपका ताम्र युग के बारे में। फिर पता चलता है कांस्य युग के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों दोनों जो है पाषाण काल और ताम्र युग, इसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, और इसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री, यानी आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये हो गया आपका प्री हिस्ट्री, ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। अब देखिए, इसमें कोई लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, मतलब लोग लिखना नहीं सीखे थे। किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं है। इसमें क्या है, रिटन टेक्स्ट तो हैं प्रोटो हिस्ट्री में, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, पाषाण काल, पाषाण काल आपका जैसे 20 लाख लूसेंट में दिया हुआ है, इस नोट्स में दिया था 5 लाख, 20 लाख से लेकर आपका 1000 तक, बीसी तक। ताम्र युग 3500 से 1000 तक। ठीक है, और कांस्य युग कल हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 बीसी तक। ये सब बीसी में है, यानी ईसा पूर्व में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।